किसान आंदोलन पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टिप्पणी रखें। क्या आपका क्या एनालिसिस है, जिस तरह से चला, जिस तरह से खत्म हुआ, और अब उसके हम वो भी देख रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, टाल मटोल हो रही हो। क्या पता यूपी इलेक्शन के बाद सरकार फिर से उसी रास्ते दोबारा पर चल आए पड़े। और वो आशीष आशीष मिश्रा को छोड़ भी दिया जी जेल से। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि किसान आंदोलन से पहले जो बस्तर में कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ लोग उनको माओवादी कहते हैं और माओवादी है भी, लेकिन मुद्दा वही था ना कि उनका ज़मीन कॉर्पोरेट को दे रहे थे। अब किसान आंदोलन के मुद्दे भी वही हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा क्राइसिस है और आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पानी का बड़ा क्राइसिस होगा। हमारे देश में पानी का मैनेजमेंट जो है इतना शॉर्ट साइटेड रहा और इतना करप्ट। बड़े बांधों के बारे में मैंने बहुत लिखा है। तो लेकिन किसान आंदोलन एक एक मिराक्युलस आंदोलन था मेरी तरफ से। मेरी बात है, मैं ज़्यादा नहीं गई वहाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो सबको नाम देते ना, ये नक्सल है, ये माओवादी है, या आतंकवादी है। तो मैंने सोचा ये अपना मतलब अपना ही एक आइडेंटिटी बना रहे हैं बहुत खूबसूरत से। अब किसान आंदोलन, एनआरसी मोर डिसऑर्गेनाइज, मोर स्पॉन्टेनियस, लेकिन मुझे लगता है कि अभी लोगों को सोचना पड़ेगा आगे कि ये आने वाला एग्रीकल्चरल क्राइसिस को इंटेलिजेंटली, मतलब विद एडल्ट्स इन द रूम एज दे से, कि जी इसके बारे में क्या किया जाए। अगेन जो जैसे जैसे अभी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे चावल उगाओ। केरला में जहाँ पहले हमारे बचपन में चावल थे, वहाँ पे चावल नहीं है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे आप लैंडस्केप को देखे, पानी को देख के, लैंड साइज को देख के, फर्टिलाइजर्स को देख के आप कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कानून वापस हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। वो एक क्राइसिस है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। जी। कश्मीर को लेकर आप काफी विचलित रही हैं, और जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद से उसका दमन हुआ है, जिस नृशंसता से खासतौर से कश्मीर वैली को कुचला गया है और वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस को खत्म किया गया है, आप उसको आज कैसे देखती हैं? जैसे धारा 370 को जब उन्होंने एब्रोगेट क्या किया था वहाँ पे कश्मीर में, हजारों को जेल में डाला, प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस को भी जेल में डाला, इंटरनेट महीनों के लिए बंद किया, फ़ोन बंद किया, पूरा वो घाटी को बार्ब्ड वायर में कवर कर दिया। और फिर वहाँ के लोग जो 30 साल से इस तरह का दमन में रह रहे हैं, वो देख के इंडिया को देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों के साथ इंडिया के सरकार और लोग क्या कर रहे हैं। तो उनको क्या सोचना चाहिए, उनको कौन सा सपना देखना चाहिए, ये मैं पूछती हूँ ना। और जब आप किसी मतलब मेरा एक उपन्यास में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में एक कश्मीरी कैरेक्टर कहते हैं कि आप हमें ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि वो जो एक मॉरल करोजन है, वो हमारे नाम में हो रहा है ना, और हमारे अंदर सब ख़त्म हो जाएगी। और एक इंस्टीट्यूशनल करोजन भी है। जैसे एक फाइटिंग आर्मी था, इंडियन आर्मी, अभी कश्मीर में उनको एक पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स जैसे बना दिया है। और वहाँ पे आप, ये लोग खुद कहते हैं कि अरे मुट्ठी भर मिलिटेंट्स है, तो फिर आपको 5 लाख सोल्जर्स क्यों चाहिए वहाँ पे?
क्योंकि जैसे अब अजीत डोवल ने कहा, सिविल सोसाइटी इज द न्यू फ्रंटियर। वही चीज अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला जब यूएपीए अमेंड कर रहे थे ना, कि ये लेखक और इंटेलेक्चुअल्स आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कश्मीर के जो कहानी है, मुझे नहीं लगता है कि 2-4 इंडियंस से ज्यादा असली कहानी लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो वाया ये नेशनलिस्ट मीडिया से आते हैं। बहुत झूठा है। अगर हमारे देश को लोगों को एक्चुअली पता होता वहाँ के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, एक घाटी है जिसमें कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, मैस डिसअपियरेंसेस है, समरी एक्सिक्यूशन है, और वो पूरा प्रेस को बंद कर दिया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जैसे मेरा दोस्त खुर्रम परवेज, जो एक बहुत बड़ी आदमी है, वो जेल में है। वो पूरा 30 साल का दमन को डॉक्यूमेंट किया है, जेल में है। जर्नलिस्ट सब वहाँ से निकल के भाग रहे हैं क्योंकि वो टेरराइज्ड हो रहा है। तो इट्स द वैली फ्रॉम विच नो न्यूज मस्ट कम, मतलब वहाँ से कोई खबर नहीं आनी चाहिए। लेकिन कल परसों आपने पढ़ा होगा अखबार में कि इंडिया में अब डिसाइड किया गया है कि इंडियन जर्नलिस्ट का एक्रेडिटेशन खत्म हो जाएगा अगर वो देशभक्त नहीं है, मतलब बीजेपी भक्त नहीं है। तो कश्मीर लेबोरेटरी है, उनके साथ जो किया जा रहा है वो कुछ सालों में इधर किया जाएगा। और 370 जब हटा रहे थे, अमित शाह ने जो थॉटलेसली चीजें बोले थे पार्लियामेंट में, उसको लेके अभी चीन भड़क गए। और जो आर्मी अभी दो फ्रंट, एक फ्रंट में था, अभी दो फ्रंट में है। हजारों लाखों जवान -30 -40 डिग्रीज में बैटल रेडी होने के लिए, एक तो वो युद्ध नहीं है फिर भी युद्ध में है, क्योंकि इतना ठंडा क्लाइमेट में रहना, हजारों मरेंगे सिर्फ क्लाइमेट की वजह से। और जितना पैसा चाहिए आपको एक बैटल रेडी आर्मी ऐसे रखना, जब पूरा देश में लोग मर रहे हैं, जो गरीबी से मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, और आप ये खेल खेल रहे हैं, तो एक पूरी तरह से इरिस्पॉन्सिबल चीज है जो हो रहा है कश्मीर में। जी, ये कश्मीर का सवाल इतना गंभीर है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट खामोश है। ये कहा गया कि अब थोड़ा बदल गया है। जब तक दीपक मिश्रा, बोबडे, रंजन गोगोई थे, तब तो वो एक तरफा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ बदला हुआ है। इसके बावजूद ये तमाम जो मसले हैं वो नहीं उठा रहा है, चाहे वो सीए का हो, ये है इलेक्शन बॉन्ड का, ऐसे लगभग दर्जन भर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, फैसले होने चाहिए, लेकिन उनकी कोई खैर खबर नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको? जैसे सीएए एनआरसी के बारे में जब रंजन गोगोई था, उसने कोर्ट को, जैसे कश्मीर में आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, यहाँ पे कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे वर्किंग ऑफ एनआरसी बना दिया था। और बाकी दुनिया में लोग रेफ्यूजी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए। इंडिया में एनआरसी एक रेफ्यूजी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, मतलब आप अपने ही सिटीजन्स को रेफ्यूजी कैसे स्थापित किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डालो या उनका सिटीजनशिप स्ट्रिप करो। और जो मतलब 20 लाख लोगों को असम में वो घटना घट गई है, जो तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं, और अभी भी कोर्ट बैठा है कि हम सोचेंगे, मतलब कब सोचेंगे ये इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल, इज इट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसी से हमारा बातचीत शुरू हुई ना कि आर इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग अस। एक चीज है कि एक गरीब आदमी इस देश में या औरत, वो कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, उनके रीच में नहीं है, उनके रीच में कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं है। उनको तो भुगतना है, जो होता है भुगतना है। बिल्कुल, एवरीडे लाइफ में देयर इज नो रिकॉर्स टू जस्टिस। बिल्कुल। जिस तरह का माहौल बना है, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो या देश के विभिन्न हिस्सों में माइनॉरिटीज को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अभी हिजाब को लेकर अमेरिका में जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई है, दुनिया भर में प्रतिक्रिया हो रही है,
और लगातार पिछले 3-4 सालों से हो रही है। शुरू में ये माहौल बनाए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब एक बहुत शक्तिशाली देश बन गया है और दुनिया में उसकी वाह-वाह हो रही है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से लगातार उसका उल्टा हो रहा है। एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्टैंडिंग को कितना नुकसान पहुंच रहा है इन तमाम इश्यूज की वजह से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब पहले आप मतलब 10, 15, 20 साल पहले अगर भारत में कुछ भी होता था, कश्मीर में भी कुछ भी होता था, लोग कहते कि बट इंडिया इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी। मतलब एक बहुत रिस्पेक्ट था इंडिया के लिए। अब वो ज़ीरो से भी नीचे है। और एक्चुअली सही बताऊं तो मैं मतलब आपको पता कि मैं 20 साल से मोदी के खिलाफ लिख रही हूँ, लेकिन आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो गुस्सा है एक वो बदल गया, क्योंकि मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या मोदी के टाइम के बाद एक कॉस्ट्यूम भवन होगा जिसमें अलग हेडगियर, अलग शॉल, अलग जूते, और वो जो स्पीड जिसमें वो कॉस्ट्यूम बदल रहे हैं और जो स्पीड जिसमें वो झूठ बोल रहे, जो मतलब आम जनता को भी पता है कि झूठ है। एक तरह से उनका कंट्रोल जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। एक्चुअली खतरनाक है कि कुछ हो तो नहीं गया। मैं सोच रही हूँ पहले बहुत कनिंग था, बहुत उनको पता था कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी बस वो पैथेटिक हो गया एक तरह से, और लोगों को पता है अगर आप ट्रम्प जैसा कोई नेता को जाके मतलब हग करो। ट्रम्प एक जोकर है, पर आप अपना डिग्निटी को खो रहे ना ये सब करके। ये बताएं कि ये जो आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात की है, इसका मोदी सरकार पर कोई असर पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। वो तो अपने स्टैंड पर है, हम सब ठीक हैं, आप गलत ढंग से देख रहे हैं। इस पर जो हिजाब वाला मसला हुआ उस पर भी उनका वही रिएक्शन था। पहले सीए के प्रोटेस्ट पर वही रिएक्शन था, किसानों के आंदोलन पर भी रिएक्शन था। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एक निरंकुश, पूरी तरह से निरंकुश सत्ता के हाथ में होगा, जहां हमारी जो अभी बची खुची आजादी जिसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, हो सकता है कि वो भी खत्म हो जाए? हो सकता है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा भयानक समय से लोग गुजरे हैं। रशिया के लोग गुजरे हैं, जर्मनी के, पोलैंड के, हंगरी के, और हम भी गुजरेंगे। जैसे मैं किसी को अभी बता रही थी कि एक बहुत मशहूर रशियन पोएट था, ऑसिप मेंडलस्टाम, और वो कंसंट्रेशन कैंप मतलब गुलाग में मर गया। और उसका जो उसने जो किया था, उसने स्टालिन मतलब जबरदस्ती करके उसको स्टालिन के ऊपर एक पोएम लिखा, लेकिन इट वाज नॉट प्रेजवर्दी इनफ। मतलब उसमें वाहवाही कम था। वो उसको अरेस्ट किया गया, वो मर गया, और उनके सारे मैन्युस्क्रिप्ट को इतना खो के, दबा के, स्मगल आउट करके पब्लिश किया। अगर हम लोग यूरोप के इतिहास पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कहानियां पढ़ेंगे, तो हमें पता होगा कि इंसान के रेस ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन थोड़ा होशियार होना चाहिए हमें, थोड़ा सा समझ आना चाहिए हमें कि क्या ये लोग कौन है हमें पता लगेगा। ये जो आजादी अभी है उसको लेके हमें इनको निकालना है अभी, क्योंकि वो जगह तो कम होते जाएगा जब तक फिर एक सिविल वॉर की तरफ होगा या ये पूरा देश टूट जाएगा। जैसे वो जैसे वो कहते ना, टुकड़ा टुकड़ा गैंग और खान मार्केट गैंग और जो भी नॉन एग्जिस्टेंट गैंग्स के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग तो यही लोग हैं, क्योंकि यही लोग ऐसे दबा के एक दिन एक्सप्लोजन करवा देंगे। जी।